नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी यानी नाभिक के प्रति स्नेह रखने वाला। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्नेही माने रागी, नाभिक के प्रति प्रेम करने वाला, यानी जो धनावेश के प्रति आकर्षित होता हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश के प्रति आकर्षित होता हो। तो एल्किल हैलाइडों में जो हम लोगों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी वो नाभिक रागी होंगी। जैसे ये NaOH में Na प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, और OH माइनस है, तो OH माइनस आपका नाभिक रागी है, क्योंकि ऋण वाला ही धन वाले के प्रति आकर्षित होगा। अभिक्रियाएं 4 तरह की मुख्य हम लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, तुम लोगों को याद होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इसमें हम लोगों को यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड्स जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आपके कार्बनिक यौगिक के आधार यानी R पे अटैक करता है। R और X के बीच बने बंध को तोड़कर मध्यवर्ती बनता है पहले, इसके बाद ये बंध टूट जाता है और इसके बाद ये नाभिक रागी आकर के यहाँ जुड़ जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ के अलग हो जाते हैं। तो अब देखिए आपका ये एल्किल हैलाइड है, NaOH से क्रिया हुआ, ये क्रिया KOH भी देगा। ये हमने आपको कई बार बताया है कि जो अभिक्रियाएं NaOH देता वही अभिक्रियाएं KOH भी देता है। तो RX प्लस NaOH AQ माने जलीय विलयन। देखिए यहाँ जलीय विलयन होना चाहिए, जल माध्यम है क्योंकि जल ही इसको आयनित करेगा। ये बन गया ROH प्लस NaX। ROH क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल बन गया। ये नम सिल्वर ऑक्साइड है, Ag2O प्लस H2O, नम सिल्वर ऑक्साइड इसको कहते हैं। इसकी क्रिया जब हुई तब भी अल्कोहल बना और सिल्वर हैलाइड अलग हो गया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है, या तो जलीय NaOH हो या जलीय KOH हो या नम सिल्वर ऑक्साइड हो। ये एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा कि अल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड भी आप बना सकते हैं और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों की विशेषता है कि इन यौगिकों को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए एल्काक्साइडों से क्रिया, जैसे R-ONA सोडियम एल्काक्साइड है, यहाँ R-OK हो जाए तो पोटेशियम एल्काक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्काक्साइड हो जाएगा। तो ये एल्काक्साइड जब क्रिया करते हैं एल्किल हैलाइडों से तो हमको क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ईथर और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। पोटेशियम होता तो पोटेशियम हैलाइड बन जाता। इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण। ईथर बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि कई रूपों में आपके एग्जाम में आ सकता है। ये RX मतलब हो गया एल्किल हैलाइड, R-ONA माने सोडियम एल्काक्साइड, और इनकी क्रिया से ईथर बना और सोडियम हैलाइड बना। ये R और R' अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। अगर R और R' एक जैसे हैं, समान हैं, तो उसको कहते हैं सरल ईथर।
अगर R और R' अलग अलग हैं तो उसको कहते हैं मिश्रित ईथर। जैसे कोई आपसे पूछता है, मान लो कि CH3OCH3 ये क्या है, डाइमेथिल ईथर इसको कहते हैं, मेथॉक्सीमेथेन। क्या कहते हैं? मेथॉक्सीमेथेन। तो ये सरल ईथर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल मूलक समान है, ये सरल ईथर हो गया। अगर इसके एक तरफ मान लो CH3 है, यहां हो जाए C2H5, C2H5, तो हो गया एथिल मेथिल ईथर। क्या हो गया? एथिल मेथिल ईथर। अब ये आपका मिश्रित ईथर हो गया। मिश्रित ईथर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल मूलक भिन्न भिन्न है। यहाँ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है। ये जब भिन्न भिन्न हो गए तो ये मिश्रित ईथर कहलाएगा। और अगर दोनों एल्किल मूलक समान है तब उसको सरल ईथर कहते हैं। तो ये ईथर के निर्माण की बहुत अच्छी विधि है जिसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो ये एल्किल हैलाइडों का एक गुण आपने ये भी पढ़ा। एक देखिए डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। बी माने होता है बाहर निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, जैसे ये हाइड्रोजन निकला, हेलोजन की करण यानी हेलोजन भी निकला, यक्स यहां से निकला, यक्स माने हेलोजन। तो यह विक्रिया इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, क्योंकि इसमें इस यौगिक यानी इस एल्किल हैलाइड के अणु में से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजनीकरण। ये क्रिया कैसी होती है, कैसे होती है? बहुत सिंपल अभिक्रिया है। आप एक एल्किल हैलाइड ले लिए, इसकी क्रिया आपने KOH से करा दी, NaOH से भी करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ NaOH था, यहाँ भी NaOH हो सकता है, लेकिन माध्यम क्या रहेगा? यहाँ जलीय था AQ, यहाँ है एल्को, यानी वो जलीय था, ये एल्कोहलीय विलयन है। NaOH और KOH ये दोनों जो है जल में भी घुलते हैं, अल्कोहल में भी घुलते हैं। तो यहाँ पर इसका विलयन कैसा होना चाहिए? एल्कोहलीय विलयन होना चाहिए। तो एल्कोहलीय विलयन से जब क्रिया कराओगे तो इस अभिक्रिया का नेचर और प्रोडक्ट सब बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये KOH का एल्कोहलीय घोल इसके परमाणु में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये एल्कीन में बदल जाएगा। एल्कीन में बदल गया तो एल्कीन में बदलने के बाद KX पोटेशियम और हाइड्रोजन की क्रिया से पोटेशियम हाइलाइड बन गया और जल बन गया। तो इसको कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब R की जगह आप जानते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। जनरल रिएक्शन है, इसमें आप जो एल्किल मूलक के स्थान पर लेंगे उसका संगत R यहाँ बनेगा, और यक्स के जगह आप ClBrI ले सकते हैं तो वो बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो इसको कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसका एक एक सामान्य अभिक्रिया आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे कि ब्यूटिल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश से कराइए, तो ब्यूटिल की जगह यहाँ हो जाएगा C2H5, क्योंकि 4 कार्बन चाहिए, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 3 4, तो यहाँ बन जाएगा C2H5 CH2 डबल बॉन्ड प्लस R की जगह क्या लेना है, ब्यूटिल क्लोराइड अगर आपने लिया है तो ये हो जाएगा KCl प्लस H2। इस तरह से बनेगा। मतलब ये सामान्य अभिक्रिया है, इससे आप कोई भी एल्किल हैलाइड लेकर और एल्कीन आप बना सकते हैं। एल्कीन आप जानते हैं, एल्कीन में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ये हो गया।
अब सबसे मेन रिएक्शन आपका कौन सा है? वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कार्बन श्रृंखला की लंबाई को बढ़ा देती है, यानी इसके द्वारा छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों को बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों में बदला जा सकता है। जैसे मेथेन है तो उससे एथेन बन सकता है, एथेन है तो उससे ब्यूटेन बन सकता है, ब्यूटेन है तो उससे हेक्सेन बन सकता है, ऑक्टेन बन सकता है, ऑक्टेन, नोनेन, ये सब पेट्रोल में पाए जाते हैं। यानी आप चाहें तो मेथेन गैस से पेट्रोल बना सकते हैं। तो छोटे अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों को बड़े अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों में बदलने का जो मेन रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, सोडियम धातु, ईथर, जलीय विलयन नहीं रहेगा, ईथर, तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। ये आर दोनों एकल बांध द्वारा जुड़ गए और ये हैलाइड जो है ये सोडियम से क्रिया करके सोडियम हैलाइड में बदल गया, जो वुड्स रिएक्शन है। इसके द्वारा मेथेन से एथेन, एथेन से ब्यूटेन, इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। या आपने मान लीजिए एथेन लिया, जैसे मान लो एथिल क्लोराइड लिया और मेथिल क्लोराइड लिया और सोडियम और ईथर है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। तो सभी तरह के प्रोडक्ट आप इससे उच्च अणुभार वाले बना सकते हैं। इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कम अणुभार वाले यौगिक बड़े अणुभार वाले यौगिक में बदले जा सकते हैं। एक और रिएक्शन आपको देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है। मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम है, ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो ये मेथिल क्लोराइड एथेन में बदल गया और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो गया। तो इसमें एक कार्बन वाला यौगिक दो कार्बन वाले यौगिक में बदल गया। इसको वुड्स अभिक्रिया का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह के आप कम से कम 3-4 उदाहरण अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे आपका थोड़ा रिएक्शन लिखने का अभ्यास भी बना रहेगा। अब है मैग्नीशियम से क्रिया। जब एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और ये अभिकर्मक कार्बनिक संश्लेषण में अत्यंत उपयोगी है। ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसके द्वारा आप एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सब प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। बहुत कार्बनिक यौगिक में इनका बहुत महत्व है। अब इसका पर्टिकुलर उदाहरण जैसे मान लो आर की जगह आपने CH3 ले लिया या C2H5 ले लिया या C3H7 ले लिया, Mg रहेगा, Mg को हटना नहीं, X की जगह Cl-Bri ले लिया। जैसे मान लो आपने लिया C2H5, Mg रहेगा ही और ये हो गया Br। अब इसका नाम क्या हो गया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यानी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक उदाहरण है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या बहुत अधिक होगी और अलग अलग प्रकार के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अलग अलग प्रकार के यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो इसका अध्ययन आप कीजिए, फिर बाकी हम लोग देखते हैं क्या है।